डीप ओशियन मिशन। तो डीप ओशियन, तो ओशियन में हमको डीप जाना है। तो सबसे पहले जाने के लिए हम किस व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 2, डीप सबमर्जेंस व्हीकल मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 से हम डीप जाएंगे ओशियन में, गहराई तक। तो अब 6000 क्यों लिखा गया है? क्योंकि 6 किलोमीटर की रेंज तक हम नीचे जाएंगे, या फिर 6000 मीटर बोलो या 6 किलोमीटर बोलो। और मत्स्य मतलब मछली, मछली को इंग्लिश में बोलते हैं फिश। तो फिश से 6, फिश 6 मतलब कि फिश से 6000 मीटर डेप्थ में जाएंगे। किस मिशन के तहत? डीप ओशियन मिशन के तहत। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। तो अर्थ का जो लगभग 2/3 हिस्सा है वो जल से मग्न है, तो इसीलिए अर्थ साइंसेज ने डीप मिशन लॉन्च किया। इसके लिए जो एलोकेशन हुआ है, जो फंड एलोकेट हुआ है, वो है 40 से 70 करोड़, मतलब 4077। अब देखो, डीप ओशियन में जाना है तो कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। तो साथ ओशियन में जाएंगे, ठीक है ना। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 40 से 70, 40 साल के 2 व्यक्ति साथ ओशियन में जाएंगे, ठीक है। और क्यों जाएंगे, कारण क्या है? तो एक्सट्रैक्ट करेंगे पॉलीमेटलिक नोड्यूल, मतलब कि जो मेटलिक चीज़ें हैं ना ओशियन के अंदर, उनको एक्सट्रैक्शन का काम करने के लिए, जानकारी लेने के लिए कितना मेटल अंदर है। तो पॉइंट नंबर 3, बायो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ डीप ओशियन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, प्लांट्स, फूल फल, और फौना मतलब एनिमल्स। तो डीप में जब जाएंगे तो इनके बारे में जानकारी रखेंगे, ठीक है ना। ऑफशोर ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, इससे क्या होगा कि थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन डिज़ाइन किया, इंजीनियरिंग डिज़ाइन फॉर ऑफशोर ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। तो जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इस मिशन में जाने के लिए ऑफशोर ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन तैयार किया है। और अब क्यों? डेवलपमेंट ऑफ ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस। इस मिशन में हम जब डीप ओशियन मिशन, डीप की डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो डीप से रिलेटेड, जैसे कि कब सुनामी आती है, कब समुद्र में लहरें आती हैं, है ना, समुद्र में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ जिससे हमें पता चलता है कि क्लाइमेट कैसा है, तो उसकी सारी एडवाइजरी इस मिशन के तहत हमको प्राप्त की जाएंगी। नंबर 2, इंडियाज फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। देखो, पहले से ही बहुत सारी नेशनल सिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि इंडिया की फ़र्स्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी एक, पॉइंट नंबर 2 पे देखो, पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च करी है 2022 और 2026 के लिए। तो इसके काउंटर में इंडिया ने भी अपना फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी लाया है। तो इसका विज़न क्या है? आउटलाइनिंग द कंट्रीज सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव एंड हाउ टू अचीव इट। देखो, आउटलाइन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई पहले पोर्ट्रे बनाते हैं या फिर कोई चित्र बनाते हैं तो उसकी पहले आउटलाइन तैयार करते हैं, है ना, कि उसकी जो बाहरी आकार होता है उसको तैयार करते हैं। तो इसी तरह से जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी तो सबसे पहले इंडिया के बॉर्डर्स को आउटलाइन किया जाएगा कि किन किन बॉर्डर्स में हमको सिक्योरिटी अच्छी करनी है। तो एक पक्षी होता है हुडहुड बर्ड। तो ये क्या करता है? जब अपना घोंसला बनाता है तो पहले उससे अपनी चोंच से, अपनी बीक से लकड़ी को काटता है, मतलब एक तरह से लकड़ी में आउटलाइन करता है जितने हिस्से में उसको घोंसला बनाना होता है। तो इससे ये याद रखना कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है ये किसके रिकमेंडेशन पे है? तो हुड्डा कमेटी, हुड से हुड्डा कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये स्ट्रेटजी लाई गई है। अब बॉर्डर से संबंधित है तो मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व होगी, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मैटर्स होंगे, ठीक है ना। न्यू डिपार्टमेंट्स, अब अगर टेक्नोलॉजी से हम जुड़े रहेंगे तो उस टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के लिए हमें नए डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि और प्रोविजंस फॉर सेपरेट बजट फॉर साइबर सिक्योरिटी। अगर साइबर सिक्योरिटी के लिए सेपरेट बजट हो जाए, अलग बजट हो जाए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर पाएंगे। विल फोकस ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो जिससे क्रिटिकल या फिर क्रूशियल इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी से फोकस करना पड़ेगा हमें। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में? जो अभी हाल ही में इमर्ज हो रही हैं। नई मत कहने का मतलब ये है कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी से कनेक्ट रहना पड़ेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। देखो, अधिनियम जो वर्ड है ये तो सब में लगा रहता है,
एक्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्ट। तो इस वर्ड को छोड़कर नारी शक्ति वंदन, इस पे ध्यान देना, नारी शक्ति वंदन। तो इसमें कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड्स हैं, नारी हो गया, शक्ति हो गया, वंदन हो गया। तो 3 तो याद रखना 33% रिजर्वेशन है नारी लड़की गर्ल्स सॉरी वुमेन के लिए। वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन है। कहाँ पर है रिजर्वेशन? तो लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, और दिल्ली असेंबली में, यहाँ पर महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व कर दी गई हैं। किस अधिनियम के तहत? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। अब देखो पूछा जाए कौन सा अमेंडमेंट है, तो 33% है, तो 3 + 3, 3 को जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट याद हो गया, 33% याद हो गया। कहाँ कहाँ अलाउ है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा एंड दिल्ली असेंबली। ठीक, इसके बाद इसमें क्या है, जैसे कि जो SC STs हैं, तो लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहाँ पर SC ST के लिए पहले से जो भी सीट्स रिजर्व हैं उनका 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व करी गई हैं। जैसे मान लो 30 सीटें SC ST के लिए रिजर्व हैं, टोटल मेल प्लस फीमेल के लिए 30%, उसमें से 30 का 1/3 मतलब 10 सीटें, 10 सीटों में वो 10 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करी गई हैं। सब 3 वर्ड से रिलेटेड आ रहा है, लेटर 3। स्टेट विल बी रिजर्व ऑन अ रोटेशनल बेसिस, और यहाँ पर क्या होगा, हर 15 साल में ये कमेटी रिव्यू की जाएगी। क्या ये कमेटी रिव्यू की जाएगी? मतलब कि रिजर्वेशन रिव्यू किया जाएगा हर 15 साल में। ठीक है ना। अब देखो SC ST से 2 ये हमारे आर्ट्स का रिलेटेड है, 330A और 332 है, दोनों SC ST से रिलेटेड है। इसके बाद ये जो बिल आया है, इस बिल में सब लोग तो सहमत थे, केवल ओनली 2 AIMIM, ये जो पार्टी है AIMIM, ये है अरे उनका क्या नाम है, ओवैसुद्दीन, OIC की ये पार्टी है। तो केवल इनके 2 MP इस बिल को अपोज कर रहे थे, बाकी सब ने पास कर दिया था। ठीक है ना। बाकी मतलब 454 MPs ने इसको सपोर्ट दिया था इन राज्यसभा, पास्ड अनएनएमसली, और राज्यसभा में तो पास हो गया। ठीक है ना। G20 दिल्ली डेक्लेरेशन, तो पहले से G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 इस्टेब्लिश्ड इन 1999। G20 कब? 1999। जैसे 99 में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो पहुंच जाएगा 2000 या फिर 2000, तो 2000 जैसे पहुंच जाएगा तो G20 याद रखेंगे। दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि इसकी जो G20 की मीटिंग कहाँ हुई है? अपने इंडिया में, दिल्ली में, इसीलिए इसको G20 दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोला जा रहा है। इसका मोटो क्या था? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, OEOF। इसमें किन पॉइंट्स पे बात करी गई? देखो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पे आएंगे। G20 में क्या इस पर बात करी गई, क्या इस पर बात की गई, क्या इस पर बात की गई, इस तरह से। तो रसिया यूक्रेन वार पर इस पर बात हुई, और ऑल स्टेट मस्ट एक्ट इन लाइन विथ UN चार्टर। ज्वाइंट रोड मैप ऑफ क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सारे रोड्स मैप तैयार किए गए, और एक कॉम्बिनेशन किया गया कि सभी जो देश हैं क्रिप्टो पर मिलकर बात करें। क्रिएशन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात हर जगह होती है, तो इसको तो अपने कान में हमेशा डाल के रखो। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई। ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, तो याद रखना ट्रिपल, जैसे ट्रिपल तलाक था, तो यहाँ पे ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है कि हमारी जो हमारी रिसेंट में एनर्जी कैपेसिटी है उसका 3 टाइम्स हम अचीव कर लेंगे। कब तक? 2030 तक, 2030 तक हम ट्रिपल कैपेसिटी अचीव कर लेंगे, इस पर बात की गई। तो ट्रिपल कैसे याद रखोगे? 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, और 30 मतलब 2030। ठीक है ना, पहुँच गए 2030 में। एग्रीमेंट ऑन UNGA 75/1 यूएनएससी रिफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन G20। तो G20 में पहली बार UNGA
70/1 की बात की गई है, ठीक है ना। इंक्लूजन में अफ्रीकन यूनियन के इंक्लूजन की बात की गई है कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड किया जाए। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात है, क्योंकि बायोफ्यूल से ही सारी दुनिया चलती है। फ्यूल के बिना सारी दुनिया की इकोनॉमी बेकार है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात की गई। ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर टू इस्टेब्लिश्ड अलॉन्ग विथ ISA। ग्रीन हाइड्रोजन से इनोवेशन सेंटर को इस्टेब्लिश करने की बात की गई अलॉन्ग विथ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर अपने भारत हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो इसके साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। और G20 फाउंडेड इन 1999 आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशिया में जिस समय फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उसके बाद से G20 की स्थापना की गई। तो इसका मतलब ये भी है कि G20 में सारी एशियन कंट्रीज है। IMEC इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म क्या है? IMEC फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो इंडिया मिडल ईस्ट, तीन चीज़ें हैं इसमें, एक तो इंडिया, दूसरा मिडल ईस्ट, तीसरा यूरोप। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो I से इंडिया, M से मिडल ईस्ट, E से यूरोप और यूरोप इकोनॉमिक और C से कॉरिडोर। IMEC इज पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। PGI मतलब कि IM का जो संबंध है, IM मतलब IMEC, IM पार्टनरशिप प्लस G मतलब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। PGI हमारा हॉस्पिटल है PGI, तो PGI का पार्टनरशिप किसके साथ? IMEC के साथ। तो मैं PGI गया, IMPGI, ठीक है ना। तो IMEC प्लस पार्टनरशिप किसके साथ करेगा? GII PGI के साथ। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। IMEC कंसिस्ट ऑफ रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क्स हैविंग 2 कॉरिडोर्स। कौन कौन से 2 कॉरिडोर हैं? एक इंडिया से अरेबियन गल्फ, IA, I से इंडिया, A से अरेबियन गल्फ, IA, एक तो ये कॉरिडोर हो गया। दूसरा कॉरिडोर नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग टू द गल्फ टू यूरोप, और जाइए, तो IA इंडियन अरेबियन और जाइए G से गल्फ और E से यूरोप, तो गल्फ यूरोप, ठीक है ना। IA जाइए इंडियन अरेबियन और जाइए से गल्फ यूरोप। दिस कॉरिडोर्स ऑल्सो इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइंस एंड हाई स्पीड डेटा केबल। देखो डेटा केबल की बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी केबल की बात होगी, हाइड्रोजन पाइपलाइन की बात होगी जब कनेक्टिविटी की बात आएगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। सिंपल सी बात है, जब आने जाने की बात हो रही तो ट्रांसपोर्ट आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एशिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। देखो यूरोप और एशिया के बीच में जो मिडिल ईस्ट पड़ता है, तो ये तीनों एक लाइन में हो गए, तो इनके कनेक्टिविटी की बात हो रही, मतलब इंटीग्रेशन की बात हो रही है। आप आपस में मिलजुल के ट्रेड और कनेक्टिविटी में फैसिलिटेटिंग करा जाए, बढ़ावा दिया जाए। सिक्योरिंग रीजनल सप्लाई चेन्स। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ की सप्लाई हो, चाहे वो फ्यूल की हो, चाहे ग्रेन्स की हो, सीरियल्स की हो, या फिर मेटल्स की हो, जो भी होगा। नेक्स्ट, इंडिया ग्लोबल साउथ एंड फिपिक। इपिक नाम सुना था लेकिन फिपिक पहली बार सुन रहा है। FIPIC फिपिक। तो इंडिया ग्लोबल साउथ एंड फिपिक। द टर्म ग्लोबल साउथ डज नॉट हैव स्ट्रिक्ट जियोग्राफिकल डेफिनीसन। इसकी कोई स्ट्रिक्ट डेफिनीसन नहीं है, ठीक है ना। तो ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ डिवाइडेड बाय ब्रांड लाइन। एक ब्रांड लाइन खींच दी गई और उसके एक तरफ हो गया ग्लोबल नॉर्थ, एक तरफ हो गया ग्लोबल साउथ, ठीक है ना। जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ है कैटेगराइज्ड एज डेवलपिंग, लेस डेवलप और अनडेवलप। सिंपल सी बात है, ग्लोबल साउथ में हम ही लोग आते हैं, इंडिया आ गया, आपका साउथ अफ्रीका आ गया, इस तरह की जो एशिया कंट्री होती हैं ज़्यादातर ग्लोबल साउथ की, तो ये सब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। और टर्म ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ टर्म आया था, देखो साउथ तो ठीक है दक्षिण हो गया, लेकिन ग्लोबल साउथ जो टर्म ये क्वाइंड किया था, ये दिया गया था नाम कार्ल ऑगलेसबाई के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल ऑगलेसबाई इन 1969। तो याद रखना, ग्लोबल से ग्लो, और ग्लो के फर्स्ट 3 लेटर GLO, इनको थोड़ा सा घुमा दो
तो क्या हो जाएगा, ओग्लो, ओ को पहले कर दो, जी को बीच में कर दो, एल को लास्ट में, तो ओग्लो, तो ओग्लो से आ जाएगा ओग्लेस बाई, ओग्लेस बाई, ठीक है ना। तो ग्लोबल साउथ टर्म जो है किसने क्वाइंट किया था, कॉल ओग्लेस बाई ने। इंडिया हॉस्टेड ग्लोबल साउथ समिट 2023 इन विच 125 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। इंडिया ने ग्लोबल साउथ समिट, ये भी क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल साउथ समिट 2023 की किसने होस्ट करी, तो इंडिया ने। किसके साथ मिलकर, 125 कंट्री के पार्टिसिपेशन थे, ठीक है ना। थर्ड फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन, ये है फिपिक। फिपिक का मतलब क्या है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक, आईपी से इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन। पीआई, तो पीआई से याद रखना पैसिफिक आइलैंड्स, को चेयर्ड बाय इंडिया एंड पापुआ न्यू गिनी। इसको किसके द्वारा, जो फिपिक है, फिपिक में पीआई है, तो फिपिक को किसके द्वारा को चेयर्ड किया गया, तो पी से आ गया आपका पापुआ न्यू गिनी और आई से आ गया इंडिया, तो फिपिक से ही पीआई उठाओ, पीआई से पापुआ न्यू गिनी और आई से इंडिया, इन दोनों ने मिलकर को चेयर्ड किया। 12 पॉइंट फार्मूला इस पे दिया गया। लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करी गई, 100 मिलियन बाय इंडिया टू समोआ फॉर अ सोलर पावर प्रोजेक्ट। सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए समोआ को इंडिया ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है $100 का, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, देखो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो हमारा हमारे ट्रेन से और ट्रक्स से जो हमारा गुड्स होता है, इधर से उधर जाता है, जो भी सामान इधर से उधर जाता है, इनको लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इनके लिए प्रिपेयर करी जाती है। तो क्या है लॉजिस्टिक पॉलिसी, रिसेंटली इंडिया कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ एनएलपी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के 1 साल पूरे हो गए हैं। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, जो लॉजिस्टिक में जो कॉस्ट महंगाई ज़्यादा लगती है, आने जाने में खर्च ज़्यादा होता है, उस कॉस्ट को रिड्यूस करना, जिससे कि हमारी चीज़ें क्या हो जाएं, सस्ती हो जाएं। कब तक, बाय 2030 तक, 2030 तक चीज़ों को रिड्यूस करना है इसकी कॉस्ट ग्लोबल लेवल पे। कमिंग अंडर टॉप 10 कंट्रीज बाय 2023, अब इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ में भी आना चाहता है कि लॉजिस्टिक्स में मतलब कि आराम से हमारा व्यापार होता रहे अदर कंट्रीज से। और कब होगा, जब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम रहेगी, तभी व्यापार अच्छा हो पाएगा और तभी हम टॉप 10 कंट्री में आ पाएंगे। प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ द एग्रो प्रोडक्ट, और एग्रो प्रोडक्ट का जो वेस्ट है उसको भी रोकना चाहिए। जैसे बहुत सारे रेल से कोई सामान गया, रास्ते में नहीं पहुंच पाया, तो उसका एग्रो प्रोडक्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। वेयर हाउस तैयार किए जाते हैं, जैसे मान लो हमारा सामान यहाँ से अपने इंडिया की बात करें, मान लो दिल्ली से आपको जाना है पश्चिम बंगाल, तो वहाँ तक जाने में एग्रो प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं। तो इन बीच में हमने क्या बना रखे हैं, वेयर हाउस बना रखे हैं। जैसे यहाँ से लेके वहाँ सामान वेयर हाउस में रख दिया, इसके बाद वहाँ पे उसका देख रेख हुई, जो भी मेडिसिन की ज़रूरत थी वहाँ पे उनको दिया गया जिससे ख़राब ना हो। गैसेस में रखा जाता है, जैसे केले पकाने के लिए गैस रखते हैं, इस तरह से, तो जिससे कि हमारा एग्रो प्रोडक्ट ख़राब ना हो। बस इससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जो भी सिस्टम इम्प्रूवमेंट होंगे, उनको इम्प्रूव करना है। टू क्रिएट डाटा ड्राइवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म, एनएलपी विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू क्लैप कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान। इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए एनएपी मतलब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लैप कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान तैयार किया गया, विच हैव 8 एक्शन एरियाज। इसमें 8 एक्शन एरियाज हैं, ठीक है। Presently, India having 38 place at World Bank Logistic Performance Index। 2023 की बात करें ना, तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 38 नंबर पर है, 38 प्लेस पर है। 2023 की बात हो रही है, तो देखो 38, तो 3 को उल्टा कर तो W बन जाएगा, और 8 को तो B बना सकते हो, तो वर्ल्ड बैंक। तो याद रखना कि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक से हम W को 3 बना दें और B को 8 बना दें, तो 38 रैंक है, ठीक है। थैंक यू।